Hello guys, welcome back to the Ratan Ayurved. I am Ratan, BMS second year student from Government Dhanvantri Ayurvedic Medical College, उज्जैन। तो हम लोगों ने बेसिकली अष्टांग हृदय की सीरीज स्टार्ट की थी। तो उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रोगों के बारे में जानकारी एकत्रित की थी कि कैसे काल, अर्थ और कर्म की हीन, मिथ्या और अति योग से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। और ये काल, अर्थ और कर्म के जो हमने हीन, मिथ्या और अति योग किए हैं, ये क्या करते हैं, रोगस्त दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता, दोषों को विषम कर देते हैं, जिसके कारण रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। और अगर रोगों को साम्यावस्था में बनाए रखा जाए तो फिर कोई रोग उत्पन्न होगा ही नहीं। तो ये सिंपल सा लॉजिक है जिस प्रिंसिपल पे आयुर्वेद काम करता है। हीन, मिथ्या और अति योग को नहीं होने देना है, क्योंकि देखो आयुर्वेद का पहला प्रयोजन क्या था, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा करो। यानी कि हीन, मिथ्या और अति योग होने ही नहीं दो, जिससे रोगों की उत्पत्ति होगी ही नहीं। तो ये था आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट। तो रोगस्तु दोष वैषम्यम दो साम्यम अरोगता। फिर रोगों के भेद पढ़े हम लोगों ने, निज रोग और आगंतुक रोग। फिर रोगों के अधिष्ठान पढ़े, शरीर होता है और मन होता है। शरीर शरीर में किसका वास होता है, वात, पित्त और कफ का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और मन के हिसाब से मानसिक दोष दो बताए गए हैं, रजस तमस। और उसके बाद हम लोगों ने रोगी की परीक्षा, कैसे त्रिविध परीक्षा करनी है, ये देखा कि रोगी एंटर किया तो दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न ही से करेंगे, स्पर्श करके देखेंगे, फिर उससे प्रश्न पूछेंगे। फिर पंच रोग निदान के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि रोगम निदान प्राग रूप लक्षणों उपसय आपती भी, कि निदान यानी कारण क्या है ये पता करेंगे। फिर पूर्व रूप यानी कि इनिशिएशन ऑफ सिम्टम दिखाई देगा, उसको देख के ट्रीटमेंट करेंगे। रूप यानी कि नॉर्मल जो सिम्टम्स है, एक्चुअल सिम्टम, वो दिखाई देंगे, उसको देख के ट्रीटमेंट करेंगे। उपसय यानी कि दो रोगों के बीच में अगर संशय होने पर हम लोग उसको अल्टरनेट करके ट्रीटमेंट करने का प्रयास करेंगे। और संप्राप्ति यानी कि आपती भी, यानी कि अभी तक जितने भी पैथोजेनेसिस चली है शुरू से लास्ट तक, डिजीज हो गया है तो उसको देख के हम लोग फाइनली उसको ट्रीट करके भेज देंगे, तो ये संप्राप्ति हो जाएगी। फिर अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं देश के बारे में। तो देश कितने टाइप के होते हैं, तो देखो ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर भूमि देह प्रभेदे न देश माहु रिह द्विधा। भूमि देह प्रभेदे न देश माहु रिह द्विधा, यानी कि दो प्रकार के देश बताए गए हैं। द्विधा, दो प्रकार के देश बताए गए हैं। दो प्रकार के कौन कौन से देश हैं, एक है भूमि देश और दूसरा है देह देश। तो दो प्रकार के देश बताए गए हैं, एक है भूमि देश और एक है देह देश। तो भूमि देश से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि हैबिटेट से समझना है। हैबिटेट यानी कि जहां भी है रहने का स्थान, यानी कि जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, वो भूमि देश कहलाते हैं। जैसे अगर हम लोग मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो मध्य प्रदेश क्या होगा, एक देश हो गया। और कोई बिहार में रह रहा है तो बिहार के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बिहार उसका भूमि देश हो गया। फिर देह देश की बात करेंगे तो देह देश किसे बोल सकते हैं हम लोग, तो देह देश यानी कि औषधियों का स्थान। तो अगर हमें कोई बीमारी वगैरह हो गई है तो हम लोग जो भी औषधियों वगैरह का सेवन करेंगे वो शारीरिक रूप से ही करेंगे, शरीर पे ही करेंगे। तो औषधियों का स्थान बेसिकली देश को बताया गया है। भूमि देश का मतलब समझ गए, हैबिटेड हो गया। और देह देश यानी कि औषधियों का स्थान। अब भूमि देश के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो भूमि देश यानी कि रहने का स्थान से हम लोग हैबिटेट से रिलेट कर रहे थे। तो हैबिटेशन के हिसाब से हम लोगों ने देखा है कि अभी वर्ल्ड का क्लाइमेटिक कंडीशन छोड़ दो, सिर्फ इंडिया में अलग अलग प्रदेश में अलग अलग टाइप के लोग देखने को मिलते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अलग प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो नॉर्थ ईस्ट में लोगों की बनावट, लोगों का खान पान, लोगों का वेशभूषा, पहनावा, सब कुछ अलग अलग देखने को मिलता है। साउथ में चले जाए तो साउथ में अलग देखने को मिलता है। तो भूमि के हिसाब से लोग भी बदलते हैं। तो बॉडी, बेसिकली बॉडी शेप जो होता है, माइंड सेट होता है, वो देश के हिसाब से चेंज होता रहता है। और देह देश यानी कि जितने भी अगर कोई डिजीज वगैरह हो गई है तो देह ही है वो औषधियों का स्थान बनेगा। तो देश दो प्रकार के बताए गए, एक भूमि देश जहां हम लोग रहते हैं और एक देह देश यानी कि खुद व्यक्ति ही। तो दो प्रकार के देश का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट श्लोक में क्या बताया गया है, त्रिविध भूमि देश, यानी भूमि देश के कितने प्रकार हो गए। तो देश दो प्रकार के हो गए थे, एक भूमि देश और एक देह देश। और त्रिविध भूमि देश यानी कि भूमि देश अब कितने प्रकार के हो गए, तो
भूमि देश को 3 प्रकार बताए गए हैं। भूमि देश के 3 प्रकार। पहला है जांगल, जांगल देश, जांगलम वात भूइष्ठम आनुपंतु कफोबलम, यानी कि दूसरा हो गया आनूप देश, तीसरा हो गया साधारण देश। अब देखो क्या बताया गया श्लोक में, जांगलम वात भूइष्ठम आनुपंतु कफोबलम साधारणम सम्मलम त्रिधा भूदेशम आदिशेत। यानी कि इस श्लोक में बताया गया है जो जांगल देश है, जांगल देश में वात डोमिनेट करता है। तो जांगल देश जो है वो ऐसे देशों में वात डोमिनेट करेंगे। जांगल देशों से हम लोग रिलेट कर सकते हैं जैसे कि सूखा शुष्क जहाँ की जलवायु रहती है, क्योंकि भूमि देश पढ़ रहे हैं तो हम लोग को जलवायु का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग राजस्थान वगैरह साइड से रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे बारिश कम होती है और सूखा पड़ा रहता है। तो ऐसे जगह पे राजस्थान के कुछ कुछ एरिया है वहाँ पे जंगल कंडीशन देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द राजस्थान बोल सकते हैं और मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग बोल सकते हैं। तो ऐसे जगह जो होते हैं वो जंगल में आते हैं और ऐसे प्रदेशों में वात डोमिनेट करता है। दूसरा है आनूप देश। तो आनूप देश क्या कहाँ पे डोमिनेट करता है? आनूप देश क्या होता है? कफ डोमिनेट करते हैं। तो ये बिहार वगैरह साइड का एरिया हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो वो बारिश की वजह से जलवायु में नमी रहती है, जिससे वहां पे कफ का प्रकोप हम लोग को देखने को मिलता है। और साधारण देश में क्या होती है? वात पित्त कफ तीनों जलवायु जो है वो अप्रोक्स समान देखने को मिलती है, एवरेज कंडीशन देखने को मिलती है। और ऐसा हम लोग मध्य प्रदेश वगैरह से रिलेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश वगैरह में क्या होता है कि जितनी भी जलवायु होती है, ना ज्यादा ठंड पड़ रही है ना ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जो नेचर के हिसाब से पर्टिकुलरली डिसाइड है उसी हिसाब से कार्यक्रम चल रहा है। तो ऐसे देश साधारण देश कहलाते हैं। तो भूमि देश के 3 प्रकार बता दिया मैंने, जांगल देश, आनूप देश और साधारण देश। तो ये तीनों प्रकार हो गए। अब आगे आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है द्विविध भेषज योग काल, यानी कि 2 टाइप्स टाइम ऑफ मेडिसिन होता है, एक छड़ादी काल होता है और एक वेदावस्था काल होता है। तो देखो, चिकित्सा के प्रयोग के अनुसार काल के 2 भेद किए गए हैं। देखो, चिकित्सा के प्रयोग के अनुसार 2 भेद किए गए हैं। 2 भेद कौन कौन से हैं? एक है छड़ादी काल और दूसरा है व्यधावस्था काल। व्याध्यवस्था काल। देखो, छड़ादी काल में क्या होता है, बेसिकली जितने भी हैं, जैसे मुहूर्त हो गया, प्रहर हो गया, दिन रात हो गया, पक्ष हो गया, मास हो गया, ऋतु हो गया, अगर हम लोग को क्या किसी पेशेंट को अगर कोई मेडिसिन वगैरह देनी है तो ऐसा तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि जाओ जितना मर्जी है उतना खा लो। एक पर्टिकुलर डोज हम लोग डिसाइड करेंगे। तो जो डॉक्टर होता है उसका कर्तव्य होता है कि पर्टिकुलर डोज उस पेशेंट को बताए, जिससे कि वो सही हो सकता है। अब उस जो दवा हम लोग दे रहे हैं, जितनी डोज बता रहे हैं उस हिसाब से, जैसे उस हिसाब को काल से हम लोग को रिलेट करना है। जैसे काल से हम लोग मॉडर्न मेडिसिन में कैसे करते हैं कि एक गोली सुबह ले लेना और एक गोली शाम को ले लेना, या फिर एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम को ले लेना। ऐसे बताते हैं, या फिर बोलते हैं कि सिर्फ सुबह सुबह एक ही टाइम लेना। तो ऐसे करके हम लोग दिन रात से, कोई कोई मेडिसिन होती है इतना स्ट्रांग होती है कि हम लोग बोलते हैं कि 6 महीने में एक बार ले सकते हो। जैसे एल्बेंडाजोल वगैरह बेसिकली बोला जाता है कि 6 महीने में एक बार ले सकते हो। तो ये जितने भी है, ये नित्य काल से, दिन रात हो गया, महीने से हो गया, ऋतु से हो गया, ऐसे रिलेट करके अगर हम लोग औषधि को देते हैं तो ये छड़ादी काल कहलाती है, छड़ादी काल के अंतर्गत आती है। और वेधावस्था काल मतलब हम लोग रोगों को देखते हैं कि रोगों की स्थिति कैसी है, कि वो अभी साध्य अवस्था में है, यानी कि ट्रीट हो सकती है कि नहीं ट्रीट में, और असाध्य अवस्था यानी कि कहीं ये अनट्रीटेबल तो नहीं ना हो गई है, कहीं ये अब ऐसी कंडीशन में पहुंच गई है कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, यानी कि दोष अभी कौन सी स्थिति में है इसका पता करना और उस हिसाब से चिकित्सा करना, उस हिसाब से औषधि करना वेधावस्था का काल के अंतर्गत आता है। तो चिकित्सा की दृष्टि से, चिकित्सा के प्रयोग के अनुसार काल के मैंने 2 भेद बता दिए। कौन कौन सा? एक छड़ादी काल है जो कि नित्य होता है, यानी कि ये आता ही आता है, नित्य, दिन रात हो गया, महीने हो गए,
इसके हिसाब से औषधियों का प्रयोग हो गया, तो ये छड़ादी काल के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा होता है वेदावस्था काल। वेदावस्था काल मैंने बता दिया कि ये रोगों पे डिपेंड करता है, रोगों की अवस्था कैसी है, साध्य है या कृच्छ साध्य है या याप्य है या अथवा आमावस्था है या पक्वावस्था है। तो ऐसी स्थिति यानी कि किस स्थिति में है रोग, उस हिसाब से चिकित्सा करना, उस हिसाब से औषधियां देना वेदावस्था काल में आ जाता है। फिर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक आता है शोधनम समनम चेति समासाद औषधम परम। यानी कि संक्षेप में बोला जाए तो औषध के दो प्रकार बताए गए हैं। औषधम द्विधा यानी औषध के दो प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो शोधन बताया गया है, शोधन करने वाली औषधियां होती हैं, और एक होती है समन करने वाली औषधियां। तो देखो बताया गया शोधनम समनम चेति समासाद औषधम परम। शोधन मतलब क्या होता है? शोधन मतलब होता है निकाल दो, बॉडी से बाहर निकाल देती हैं ऐसी औषधियां जो रोग या दोष वगैरह जो भी बॉडी में विद्यमान है, जो भी बढ़ गए हैं, उनको क्या करती है? बाहर निकाल देती है, शरीर से बाहर ही निकाल देती है। इसका एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि पंचकर्म वगैरह हम लोग करते हैं। वस्ती हो गया, विरेचन हो गया, नस्य हो गया, तो ये जितने भी पंचकर्म है वो शोधन के अंतर्गत आते हैं। फिर एक आती है समन करने वाली औषधियां। समन करने वाली औषधियां कैसी होती हैं? वो क्या करती हैं? दोषों को शरीर से बाहर नहीं निकालती हैं, बल्कि जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वहीं पे दबा देती हैं। शोधन वाली जो औषधियां हैं वो तो शरीर से बाहर निकाल दे रही हैं दोषों को, लेकिन समन वाली औषधियां हैं वो क्या कर रही हैं? दोषों को वहीं पे अपनी स्थिति में, जिस स्थिति में है वहीं से उसको दबा दे रही है, या शरीर से तो बाहर नहीं निकला है लेकिन उसका समन जो हो गया है। इसका एग्जाम्पल जो है वो लंघन वगैरह है, यानी कि लंघन बृहण हो गया। जितना भी व्रत वगैरह हम लोग रहते हैं या फिर खाना वगैरह कम खाते हैं किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर बीमारी को दबाने के लिए, तो ये लंघन हो गया, बृहण हो गया, रुक्षण, स्नेहन, तो ये सब जितने भी होते हैं वो समन औषधियों के अंतर्गत आते हैं। तो ये बता दिया मैंने शोधनम समनम चेति समासाद औषधम परम। अब नेक्स्ट श्लोक आता है शरीर जाना दोषाणाम क्रमेण परमोस्तम बस्तिर विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। इस चैप्टर का कालार्थ कर्मणा वाला हम लोगों ने पढ़ा, रोग दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता पढ़ा, और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर जाना दोषाणाम क्रमेण परमोषधम बस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। तो इसमें क्या बताया गया है कि त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ को समन करने वाले औषधि के बारे में, यानी कौन कौन से औषधि जो है वो त्रिदोषों को समन कर सकते हैं। तो दो टाइप की औषधि बताई गई है। एक शोधन, अभी मैंने बताया था शोधन क्या होता है और समन क्या होता है, और दूसरी टाइप है समन करने वाली औषधियां। तो दो टाइप की औषधि होगी, एक शोधन हो गई और एक समन करने वाली औषधि हो गई। तो शोधन में क्या क्या आ जाएगा? शोधन करने वाली जो कि बस्ती आ जाएगा, विरेचन आ जाएगा और वमन आ जाएगा। ये बेसिकली क्या करेंगे? जो दोष दोष वगैरह हम लोग के शरीर में बढ़ गए हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देंगे। तो वस्ती किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वस्ती क्या करेगा? वात दोष का समन करेगा, वात दोष को निकालेगा शरीर से बाहर। विरेचन से क्या होगा? पित्त को शरीर से बाहर कर दिया जाता है, और वमन से क्या किया जाता है? कफ को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो शोधन यानी कि शरीर से बाहर निकाल देना, अभी मैंने पिछले श्लोक में ही पढ़ा था, ये रहा शोधनम समनम चेति समासाद सुदम परम। शोधन मतलब शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ द पंचकर्म हम लोग निकालते हैं। और समन औषधियां क्या होती हैं? वो शरीर से बाहर नहीं निकालती हैं दोषों को, इसकी बजाय शरीर की जो भी दोष वगैरह बढ़ा हुआ है उसको वहीं पे दबा देती हैं। तो ये रहा जो शोधन करने वाला है, बस्ती हो गया, विरेचन हो गया और वमन हो गया, वात पित्त कफ का शोधन करते हैं, और उसको वात पित्त कफ को जो साम्यावस्था है उसको अटेंड करने में हेल्प करते हैं। समन वाली औषधियां देख लेते हैं, उसमें क्या है? तैल है तथा तैलम घृतम मधु। तैल हो गया, घृत हो गया और मधु हो गया। तो तैल जो होता है वो वात का समन करता है, घृत जो होता है वो पित्त का समन करता है, जो मधु होता है वो कफ का समन करता है। तो वात पित्त कफ मैंने बता दिया औषधियों के हिसाब से कौन कौन सा शोधन वाली औषधियां हैं और कौन सी समन वाली औषधियां हैं। तो ये चिकित्सा थी वात पित्त कफ की, कैसे शरीर में लाभकारी होते हैं और कैसे इनका शोधन और समन किया जाता है। शरीर जाना दोषाणाम क्रमेण परम औषधम, क्रम से जो है ये बताया गया है वस्ति विरेको वमनम,
वस्ति हो गया, विरेचन हो गया, वमन हो गया। वस्ति वात के लिए, विरेचन पित्त के लिए, वमन जो है वो कफ के लिए। वस्ति विरेको वमनम, ये शोधन वाली औषधियां हो गई। तथा तैलम घृतम मधु, तैल घृत मधु, तो ये समन औषधियां बताई गई है। तैल वात के लिए, घृत पित्त के लिए और मधु जो है वो कफ के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदो औषधम परम। धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदो औषधम परम। तो अभी तक हम लोगों ने शारीरिक दोष की चिकित्सा सीखी थी कि शरीर जाना दोषाणाम क्रमेण परम औषधम वस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। वस्ति विरेको वमनम और तैल घृत और मधु से हम लोग त्रिशत्री दोष यानी शारीरिक दोषों की चिकित्सा कर रहे थे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मानसिक दोष हो तब तो हम लोग को ये काम आएगा ही नहीं। तो इसके लिए काम आए, तो इसके लिए बनाया गया है। इसके लिए वाग्भट जी ने बताया है धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदो औषधम परम। यानी कि धी, धी किसको बोल सकते हैं? बुद्धि को बोल सकते हैं। बुद्धि से हम लोग मानसिक रोगों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर बुद्धि हम लोग के पास हो ही ना तो भाई मानसिक रोग बहुत तेजी से फैल जाएंगे। तो बुद्धि से हम लोग मानसिक दोषों को हरा सकते हैं। और बुद्धि किसको बोलते हैं? तो बुद्धि का मतलब होता है फैसले लेने की क्षमता। फैसले लेने की क्षमता। अगर कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को परेशान कर रही है और वो अपने फैसले लेने की क्षमता खो दिया है, यानी कि उसने अपनी बुद्धि को ही खो दिया है, तो फैसले लेने की क्षमता ही धी है यानी बुद्धि है। फिर धैर्य, धैर्य यानी कि सेल्फ कंट्रोल बोल सकते हैं। धैर्य, सेल्फ कंट्रोल, या इसी को पेशेंस भी बोल सकते हैं। पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल या पेशेंस होना चाहिए। आत्मादि ज्ञान यानी कि उसको आध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए। आध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए कि इतना इतना ज्ञान होना चाहिए कि भाई आत्मा आदि का भी ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा नश्वर है, शरीर मर जाता है, तो इतना किसी चीज की लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मानसिक रोग, अगर मानसिक दोष से कोई पीड़ित हो जाता है तो देखना कि वो ऐसे बोलता है, डिप्रेशन में चला जाता है, अलग 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 रहना फील कर देता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को अध्यात्म का ज्ञान कराया जाए तो उस जो डिप्रेशन में गया हुआ है वहां से निकलने में उसे मदद मिल सकती है। साथ ही विज्ञान, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को बताना, तो यही हो गया विज्ञान हो जाता है। तो वाग्भट जी ने देखो कितनी अच्छी अच्छी बात बताई है कि धी धैर्य आत्मादि विज्ञान, बुद्धि से हो गया, सेल्फ कंट्रोल से हो गया, आध्यात्म वगैरह के ज्ञान से हो गया, स्मृति हो गया। तो इन सब चीजों से मनोरोगों अथवा मानसिक दोषों की सर्वश्रेष्ठ औषधि बताई गई है। धी धैर्य आत्मादि विज्ञान मनोदो औषधम परम। अब चिकित्सा के चतुष्पाद हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से मानसिक दोषों की चिकित्सा हम लोगों ने, शारीरिक दोषों की चिकित्सा कर ली वस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु से, और मानसिक दोषों की चिकित्सा कर ली हम लोगों ने धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदो औषधम परम। इसी के साथ रोग वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चिकित्सा के चतुष्पाद पढ़ेंगे कि किसी व्यक्ति की चिकित्सा करनी है तो कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट रहने ही चाहिए और चिकित्सा में हेल्प करते हैं हमारे। तो देखो, भिषक द्रव्याण उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम, तो चार चीजें होनी चाहिए। पाद चतुष्टयम क्या क्या होनी चाहिए चिकित्सा के चतुष्पाद यानी कि 4 पिलर ऑफ ट्रीटमेंट। तो भिषक होना चाहिए, भिषक यानी कि वैद्य होना चाहिए। वैद्य अर्थात डॉक्टर तो होना ही चाहिए। भिषक, द्रव्याणु, द्रव्याणु यानी कि औषधि भी होनी चाहिए, मेडिसिन। बिना मेडिसिन के अगर वैद्य है, डॉक्टर है, तो बिना औषधि या मेडिसिन के वो ट्रीटमेंट ही कैसे करेगा? क्योंकि जब हथियार ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा कि रोगी के पास जाके फिर टाइम वेस्ट करने का। तो चतुष्पाद में बताया गया है वैद्य होना चाहिए, वैद्य के साथ औषधि होना चाहिए। फिर उपस्थाता, उपस्थाता यानी कि जो भी रोगी की सेवा वगैरह में लगा हुआ है उसे उपस्थाता के अंतर्गत रखा जाता है। अब वो नर्स भी हो सकता है, कंपाउंडर भी हो सकता है, या कोई रोगी का कोई परिचित भी हो सकता है जो कि उसकी देखरेख करता हो। तो ऐसे व्यक्ति उपस्थाता कहलाते हैं। और जाहिर सी बात है रोगी तो होना ही चाहिए, बिना रोगी के हम लोग ट्रीटमेंट किसका करेंगे? तो भिषक द्रव्याण उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। फिर नेक्स्ट बोलता है चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। अब चिकित्सा की दृष्टि से
इन चारों के भी चार चार गुण हैं। यानी कि वैद्य के 4 गुण बताए गए हैं वाग्भट जी द्वारा, औषधि के 4 गुण बताए गए हैं वाग्भट जी द्वारा, और उपस्थाता के भी 4 गुण और रोगी के भी 4 गुण बताए गए हैं। यानी प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम, चारों के 4 4 गुण बताए गए हैं, जो कि चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें गुण क्या क्या होना चाहिए, वैद्य में, औषधियों में, उपस्थाता में, रोगी में। तो अब इनके गुणों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वैद्य के 4 गुण देखते हैं। वैद्य के 4 गुण क्या क्या है? तो पहला है दक्षस, तीर्थार्थ यानी तीर्थ, दृष्ट कर्मा, और चौथा हो गया रुचि। देखो, दक्षस तीर्थास्त्र शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा सुचिर भिषक, ये वैद्य के 4 गुण बताए गए हैं। देखो, अब यहाँ से जितने भी श्लोक है सारे श्लोक याद ही करने हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह में हम लोग को देखने को मिलते हैं। कहीं भी कोई भी पूछ देता है कि वैद्य के गुण बताओ, परिचारक के गुण बताओ, रोगी के गुण बताओ, तो हमें ये श्लोक याद ही होने चाहिए ये सारे। दक्षस तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा सुचिर विचार, यानी जो वैद्य है वो दक्ष होना चाहिए, अपने चिकित्सा के कार्य में कार्य कुशल होना चाहिए, अच्छे से उसको अपना कार्य आना चाहिए, यानी कि स्किलफुल होना चाहिए। स्किलफुल, देखो मैंने लिख भी दिया, स्किलफुल होना चाहिए। उसके अंदर स्किल होनी चाहिए कि वो किसी भी पेशेंट को हैंडल कर सकता है, ट्रीटमेंट कर सकता है। अब ये स्किल आएगा कहाँ से? तो तीर्थास्त्र शास्त्रार्थ हो, यानी कि जिन्होंने बहुत अच्छे गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हो, यानी कि सबसे ऊपर के लेवल से एक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, यानी अच्छे से पढ़ाई की हो, अपनी अपने गुरु से अच्छे से सीखा हो, जो भी उन्होंने पढ़ाया हो उसका उसका रिवीजन किया हो। तो ऐसे ऐसे ये सेकंड गुण बताया गया है, दक्षस तीर्थास्त्र शास्त्रार्थ हो। दक्ष हो गया यानी स्किलफुल हो गया, और इसको स्किल कहाँ से आएगा? तो ये सबसे ऊपर के लेवल के गुरु से मिलना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, ये तीर्थ के अंतर्गत आता है। दृष्ट कर्मा, दृष्ट कर्मा, दृष्ट मतलब क्या हो गया? हॉस्पिटल में जाकर देखना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और रियल पेशेंट को देखना पड़ेगा। दृष्ट यानी कि देखना। मान लो अगर कोई तुम्हारे सामने इमरजेंसी का पेशेंट आ जाता है और तुमने कभी वैसा पेशेंट देखा ही नहीं है, तो फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे कहाँ से उस पर्टिकुलर पोजीशन पे? तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, देख देख पेशेंट वगैरह को देखना पड़ेगा। कर्मा, कर्मा यानी कि खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दृष्ट मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पेशेंट को देखना पड़ेगा। कर्मा यानी कि कोई भी कर्म हो गया, जैसे कि अगर हम लोग आयुर्वेद में पंचकर्म वगैरह की बात करते हैं, तो चाहे वो वस्ती हो गया, विवेचन हो गया, वमन हो गया, खुद करना पड़ेगा, खुद करके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पेशेंट को देखना पड़ेगा। तो ये हो गया दृष्ट कर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा था। सूची, सूची यानी कि जो मन एवं शरीर से पवित्र हो, यानी कि कोई भी पेशेंट आए तो ज्यादा ऐसे नहीं सोचना है कि भाई इसको लूटना है या कुछ भी ऐसा, मतलब बुरे विचार माइंड में नहीं लाने चाहिए, और अच्छे से एकदम प्रॉपर प्रॉपर वैद्य की तरह, प्रॉपर ऋषि मुनियों की तरह अच्छे से उसको हैंडल करना है, मन में अच्छे अच्छे विचार लाने हैं कि हाँ ठीक है। और सूची का मतलब ये भी होता है कि भाई ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये बेकार पेशेंट है, मैं इसे क्यों ट्रीट करूं, या ये मुझसे ट्रीट नहीं होगा। तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, अच्छे अच्छे विचार लाने हैं, और मन को पवित्र मन को पवित्र बनाए रखते हुए पेशेंट को डील करना है। ये वैद्य के लक्षण हो गए। फिर औषधि के लक्षण देख लेते हैं, औषधि के 4 गुण। तो ये क्या है? बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग्यम, औषधम। तो ये 4 गुण बताए गए हैं। बहुकल्पम, बहुकल्पम मतलब क्या होता है कि कितने कितने कल्पनाओं से औषधि को तैयार कर सकता है, किया जा सकता है। कल्पना तैयार करना, कितने भी, जैसे कोई बच्चा पेशेंट आता है, कोई छोटा बच्चा पेशेंट के रूप में आता है, तो उसको हम लोग वटी यानी कि बड़े बड़े टैबलेट्स वगैरह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं मेनली सिरप प्रेफर करते हैं। तो हमें इतना आना चाहिए, औषधि को ऐसा होना चाहिए कि उसकी हम लोग कई कल्पनाएं तैयार कर सकें। तो बहुकल्पम, बहुगुणम यानी कि बहुत से रोगों का शमन करने में सक्षम हो, यानी कि रोगों रोगों का शमन करने में सक्षम हो। तो बहुगुणम गुणम हो गया। संपन्नम, इसके साथ इसके साथ साथ संपन्न भी होनी चाहिए, यानी कि संपन्न से ये कर सकते हैं कि
जो भी मेडिसिन वगैरह है वो प्योर होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, सड़ी गली हुई नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर जो रस हो गया, गुड़ हो गया, वीर हो गया, विपाक हो गया, सब कुछ उसके अंदर बना रहना चाहिए। जैसे हम लोग कोई हरितकी वगैरह ले आते हैं, या मतलब कोई भी अगर प्लांट बेस्ड मेडिसिन वगैरह ले आते हैं और उसको कहीं भी उल्टा सीधा रख देते हैं, तो फिर वो समय के साथ उसका क्या होता है, रस होता है, गुड़ होता है, वीर विपाक वगैरह होते हैं, ये उड़ने लगते हैं, क्योंकि वो सड़ने लगता है, तो उसके जितने भी प्रभाव होते हैं वो उड़ने लगते हैं हवा में। और समय के साथ साथ अगर कई दिन बाद अगर पुरानी मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, तो वो इफेक्टिव नहीं रह जाती है जितना कि जो न्यू मेडिसिन है या सड़ी हुई नई मेडिसिन है, अच्छी मेडिसिन है, प्योर मेडिसिन है, वो इफेक्टिव रहती है ज्यादा। ये संपन्नम हो गया। योग्यम, योग्य मतलब क्या है कि बहुत सारे रोगों को समन करने का सामर्थ्य रखती हो। तो सामर्थ्य होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर रोग का जो है वो समन कर सकती है, ये रोगों का समन करने की सामर्थ्य रखती हो, तो ऐसी योग्य बोला जाता है। फिर अब परिचारक देख लेते हैं। परिचारक क्या है, अनुरक्ता सुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारक का, यानी कि अनुरक्त होना चाहिए। अनुरक्त यानी कि रोगी से स्नेह रखने वाला, रोगी से स्नेह रखने वाला। अगर परिचारक मान लो रोगी से स्नेह नहीं रखेगा, तो वो पहले से ही आईसीयू में लेटा हुआ है, अब ये क्या करेगा कि उसका आईसीयू आईसीयू में बोलेगा कि लाइट क्यों जल रहा है, लाइट बंद कर देगा। पता चले कि वो ले जाके मतलब कोई मशीन वगैरह ही बंद कर दे। अगर स्नेह रखा रहेगा तो वो प्रॉपर से केयर करेगा, प्रॉपर से उसको ट्रीट करने में हेल्प करेगा डॉक्टर की। तो अनुरक्त यानी कि रोगी से स्नेह रखने वाला होना चाहिए। सूची जाए, अभी मैंने बताया कि बाहर, बाह्य एवं अंतर से, बाहर और अंतर से पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। स्नेह रख रहा है और इसके साथ साथ पवित्र भी होना चाहिए। देखो हर एक चीज का अच्छे से ख्याल रख रहा हो, कहीं कंटेमिनेशन वगैरह नहीं हो जाए, तो उसके लिए प्रॉपर फूड वगैरह दे रहा हो, कंटेमिनेटेड फूड नहीं दे रहा है। तो ऐसी चीजें सूची उसके अंदर होनी चाहिए। दक्ष यानी कि अपने कार्य में कुशल होना चाहिए। जो भी उसका कार्य है, जो भी डॉक्टर उसको मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब कर रहा है वो एक प्रॉपर मात्रा में ले जाकर पेशेंट को दे रहा है, तो अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए। साथ ही बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, यानी कि वैद्य जो भी उसको बोल रहा है उसके अनुसार पालन पालन कराना चाहिए जो भी रोगी को है। जैसे डॉक्टर ने बोला कि 3 टाइम दवा लेनी है, तो परिचारक रोगी को 3 टाइम ही दवा देगा। तो वैद्य के निर्देशानुसार जो भी है बुद्धिमानी पूर्वक एकदम अच्छे से पालन करेगा। तो ये 4 हो गए, अनुरक्त, तर्क, सुचिर, दक्षो, बुद्धिमान, परिचार का। फिर उसके बाद से रोगी के 4 गुण कौन कौन से है, तो आद्य आद्य रोगी विषग वश्यो ज्ञापक सत्ववान अपी, यानी आद्य रोगी। आद्य रोगी यानी कि ऐसा रोगी जो धनवान हो तथा औषधियों आदि का, औषधि आदि अगर उसको खरीदना हो तो उसका व्यय जो हो गया, उसका भार हो गया, वो वहन कर पाए, तो ऐसे रोगी को आद्य रोगी बोलते हैं। तो आड रोगी जो है वो आड्य होना चाहिए, यानी कि धनवान होना चाहिए। अगर गरीब रोगी आ गया, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है, तुम उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करोगे तो फिर वो मेडिसिन लाएगा कहाँ से। तो रोगी को बताया गया है कि आड्य होना चाहिए। विषग वश्य यानी कि, विषग वश्य यानी कि जो भी वैद्य वगैरह ने बताया है, जो जो भी वैद्य ने निर्देश दिया है उसका उचित समुचित पालन करना चाहिए। यानी कि डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई तुम्हें 2 दिन में एक बार ही इस दवाई को लेना है, तो वो 2 दिन में ही एक बार लेना पड़ेगा। अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि सिर्फ सुबह में ही दवाई खानी है डेली, तो भीषक वश्य होना चाहिए, यानी कि रोगी को वो सुबह में ही दवा खाएगा। फिर आता है ज्ञापक, यानी कि उसको जितनी भी वेदनाएं हो रही हैं बॉडी में, जितने भी सिम्टम्स वगैरह वो फील कर पा रहा है, तो ऐसी वेदनाएं को वो स्पष्ट रूप से बताने वाला होना चाहिए। स्पष्ट रूप से बताएगा तभी तो फिर डॉक्टर उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएगा, या फिर बॉडी में क्या क्या हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, अच्छे से एक एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए रोगी। और सत्यवान तो होना ही चाहिए। सत्यवान का मतलब ये होता है कि अगर चिकित्सा में बहुत सारे कर्म उपयोग किए जाते हैं, जैसे शस्त्र कर्म हो गया, रक्त मोक्षण वगैरह हो गया, तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो सत्यवान का यही मतलब है कि वो घबराने वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि रक्त मोक्षण लगना है तो फिर वो घबरा के चला जाए। वो आगे से बोलना चाहिए कि हाँ रक्त मोक्षण करना है, मैं करवा सकता हूँ। तो रोगी ऐसा होना चाहिए। ये 4 गुण बता दिए मैंने रोगी के। अब इस एक बार चिकित्सा के चतुष्पाद देख लेते हैं। देखो चिकित्सा के चतुष्पाद,
मैंने बताया था भिषक द्रव्याणुपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। भिषक यानी कि वैद्य, द्रव्याणु यानी कि औषधि, भिषक द्रव्याणु उपस्थाता, उपस्थाता यानी कि जो भी उसके उपलब्ध उसके साथ खड़ा हुआ है, नर्स भी हो सकता है, कंपाउंडर भी हो सकता है, कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है, या उसका कोई चित परिचित भी हो सकता है, तो उपस्थाता। भिषक द्रव्याणु उपस्थाता। और रोगी, रोगी के बिना तो ट्रीटमेंट ही किसका करोगे, तो रोगी तो होना ही चाहिए। रोगी पाद चतुष्टयम, तो ये चिकित्सा के 4 चतुष्पाद हो गए। फिर इनके अलग अलग जो भी है, अलग अलग है। जैसे वैद्य के क्या गुण होने चाहिए, तो वैद्य के दक्षस तीर्थार्थ शास्त्रार्थो, अपने कार्य में दक्ष होना चाहिए, तीर्थार्थ शास्त्रार्थो यानी कि गुरु से ज्ञान भी लेना लेना हुआ चाहिए, गुरु ज्ञान भी होना चाहिए इसके बाद। दक्षस तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा यानी कि दृष्ट कर्मज होना चाहिए, चीजों को देखा हुआ होना चाहिए, प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए। दृष्ट कर्मा सुचिर विषक, और सुचिर यानी कि मन से पवित्र होना चाहिए। ये हो गया वैद्य के गुरु। औषधि के बारे में देख लेते हैं। औषधि के बारे में क्या कहा गया है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। तो बहुकल्पम, बहुत सारी कल्पनाएं तैयार करनी चाहिए, बहुत सारी कल्पनाओं में तैयार हो सकने वाली होनी चाहिए। बहुकल्पम बहुगुणम यानी कि बहुत सारे रोगों का शमन करने में सक्षम होना चाहिए। बहुगुणम। संपन्नम, संपन्नम यानी बहुत सारे गुणों से संपन्न होनी चाहिए। और वो जो भी है औषधि है वो सड़ी गली नहीं होनी चाहिए, और अपना जितना भी रस गुण विपाक है इन सबको अपने अंदर समाहित करने वाली होनी चाहिए। और योग्य तो होनी ही चाहिए, यानी कि रोगों का नाश करने का सामर्थ्य रखनी चाहिए। ये हो गया बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। उपस्थाता की बात किया मैंने, अनुरक्त सुचित दक्षो। अनुरक्त यानी रोगी से स्नेह रखने वाला होना चाहिए। रुचि यानी कि बाह्य एवं आंतरिक रूप से पवित्र होना चाहिए। चिर दक्ष यानी अपने कार्य में कुशल होना चाहिए। बुद्धिमान तो होना ही चाहिए, जैसे कुछ भी वैद्य ने बोला तो उसका रोगी को पालन करवाए अपनी बुद्धिमत्ता पूर्वक, तो ये बुद्धिमान भी होना चाहिए। और साथ ही रोगी का गुण मैंने बताया, तो आढ्य होना चाहिए यानी धनवान नहीं होना चाहिए। धनवान होगा तभी तो अपने मेडिसिन वगैरह का भार वहन कर पाएगा। आढ्य रोगी भिषक वश्यो यानी भिषक वश्य यानी कि वैद्य के अधीन होना चाहिए, वैद्य के निर्देशों का समुचित पालन करने वाला होना चाहिए। ज्ञापक यानी कि अपना जो भी कष्ट है, जो भी उसको प्रॉब्लम वगैरह हो रही है डॉक्टर के सामने उसको अच्छे से बताने वाला होना चाहिए, ज्ञापक। और सत्ववान तो होना ही चाहिए, जैसे कोई सर्जरी वगैरह हो गई, माइनर या मेजर सर्जरी या कोई भी प्रोसीजर हो गया, उसको उसमें जो भी कर्म वगैरह यूज किया जाना चाहिए, जैसे अगर मान लो नॉर्मली इंजेक्शन भी लगवाना है तो उससे घबराने वाला नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को सत्ववान बोला जा सकता है। तो हम लोगों ने कवर कर लिया जितना भी चिकित्सा के चतुष्पाद बताए गए थे, विषक द्रव्य अनुपस्थता रोगी पाद चतुष्टयम। तो इसी के साथ ये चिकित्सा के चतुष्पाद खत्म हो गए। अभी एक छोटा सा एक और लेक्चर बचेगा और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो इसी के साथ कोई क्वेरी वगैरह आए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, और साथ ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।